द डीप डाइव के इस नए इन डेप्थ एनालिसिस में स्वागत है। आज की ये जो चर्चा है, ये सीधे तौर पर सिस्टम में मौजूद उन बारीक और गहरी खामियों के इर्द गिर्द घूमती हैं, जिनका फायदा उठाकर लोग करोड़ों बल्कि कहूं कि अरबों के वारे नारे कर देते हैं। और आज एनालिसिस के लिए हमारे पास सोर्सेस का एक बहुत ही बड़ा और विविध पुलिंदा है, जिसमें काफी अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं। बिल्कुल। इनमें कई खोजी न्यूज रिपोर्ट्स हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG की एक बेहद विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट है। उसके अलावा पुलिस की FIR कॉपीज और यहां तक कि अदालतों में दर्ज कानूनी शिकायतें भी शामिल हैं। सही बात है। आज हमारा इस डीप डाइव का मेन मिशन ये समझना है कि भ्रष्टाचार कैसे छोटे लेवल की धोखाधड़ी से लेकर, जैसे एक आम चेक बाउंस हो गया, वहां से शुरू होकर एक बड़े इंस्टीट्यूशनल लेवल तक फैला हुआ है। एक पूरे नेटवर्क की तरह काम करता है ये। एकदम। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि आज के जो सोर्सेज हैं ना, किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसे लगते हैं। वही तो। इनमें खुद को हाई कोर्ट का जज बताने वाले जालसाज से लेकर कागजों पर चलने वाले उन भूताहा स्कूलों तक का जिक्र है, जिनका जमीन पर कोई वजूद ही नहीं है। हाँ। पर इन सभी मामलों के केंद्र में एक खास जगह का नाम बार बार आ रहा है। हाँ। और वो जगह है गया। देखिए, गया का जो संदर्भ है ना, उसे समझना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। जी। अगर हम सोर्सेस को देखें, खास करके विकिपीडिया का जो डेमोग्राफिक और ऐतिहासिक डेटा हमारे पास है, जी। तो ये जिला मगध प्रमंडल का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और इसका ऐतिहासिक वजन बहुत भारी है। सही कहा। रामायण और महाभारत दोनों ही महाकाव्यों में इसका जिक्र आता है। बिल्कुल। चाहे वो गयासुर नाम के राक्षस की कथा हो या फिर भगवान राम द्वारा अपने पिता दशरथ का पिंड दान करने का प्रसंग। एग्जैक्टली। और यही वो क्षेत्र है जहां बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और आपको याद होगा, इसमें एक फैक्ट ये भी है कि वहां का जो पहला मंदिर था वो सम्राट अशोका ने बनवाया था। ऐतिहासिक रूप से तो ये जगह बहुत अमीर है। और आज के समय की बात करें तो इसकी आबादी लगभग 439 मिलियन है, जो कि काफी बड़ी संख्या है। हाँ, अगर इसकी तुलना की जाए तो ये यूरोप के मोल्दोवा देश या अमेरिका के केंटकी राज्य की टोटल आबादी के बराबर बैठता है। और इसके पुराने और बढ़ते कपड़ा उद्योग की वजह से इसे बिहार का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास लगता है मुझे। आयरनी। बिल्कुल। जो भूमि सदियों से अपने आध्यात्मिक ज्ञान, मोक्ष और इतने समृद्ध इतिहास के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है, आज हमारे इन सोर्सेस के पन्नों पर वही जगह कई बड़े घोटालों और असुनियोजित धोखाधड़ी का केंद्र बनकर सामने आ रही है। आध्यात्मिक ज्ञान की धरती पर इंस्टीट्यूशनल करप्शन का आना ये पूरे सिस्टम पर सवाल उठाता है। सही बात है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जरा शिक्षा और विकास के नाम पर जो धोखाधड़ी हुई है, उसके तरीकों को ही देख लीजिए। 18 नवंबर 2021 की एक बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट है। मगध यूनिवर्सिटी वाली रिपोर्ट? हाँ, वहाँ के जो तत्कालीन वाइस चांसलर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन पर 30 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताओं का मामला दर्ज हुआ। एक VC के लेवल पर इस तरह का आरोप लगना कोई छोटी बात थोड़ी है। बिल्कुल नहीं। और जब स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी SVU ने उनके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वाले निजी आवास पर छापा मारा ना, तो क्या मिला? वो किसी कॉर्पोरेट घोटाले जैसा लग रहा था। वहां से 90 लाख रुपए कैश मिले। बाप रे। 90 लाख कैश? हाँ, 15 लाख के आभूषण मिले। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा खटकने वाली थी, वो क्या थी? वो थी 7.5 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा, जिसमें पाउंड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और रियाल शामिल थे। एक यूनिवर्सिटी के VC के घर ऐसी विदेशी मुद्रा मिलना तो एकदम असामान्य है। इसका सीधा संकेत ये था कि पैसे कमाने का कोई बहुत ही सुव्यवस्थित तरीका अपनाया जा रहा था। तो जब इस 30 करोड़ की इरेगुलरिटीज, मेरा मतलब इस पूरे घोटाले की जांच हुई, तो तरीका क्या निकला? पता चला कि लखनऊ की 2 शेल कंपनीज थीं। एक थी MS पूर्वा ग्राफिक्स और दूसरी MS XLICT सॉफ्टवेयर। इनको बिना किसी टेंडर के कापियां और किताबें छापने का करोड़ों का काम दे दिया गया, जबकि इनकी कोई जरूरत ही नहीं थी। सोर्सेज बताते हैं कि यूनिवर्सिटी को इतनी किताबों की डिमांड ही नहीं थी। एग्जैक्टली। ये बस कागजों पर पैसे को इधर से उधर ट्रांसफर करने का जरिया था। और तो और प्राइवेट गार्ड्स के नाम पर जो खेल हुआ वो और भी हैरान करने वाला है। गार्ड्स वाली क्या कहानी है? कागजों पर बकायदा 86 प्राइवेट गार्ड्स की ड्यूटी दिखाई गई। उनकी पूरी सैलरी निकाली जाती थी हर महीने। और असल में जमीन पर कितने थे? सिर्फ 47 गार्ड। बाकी जो 39 गार्ड्स थे, उनकी पूरी की पूरी सैलरी सीधे जेब में जारी थी। कमाल है। और ये सब चल कैसे रहा था बिना किसी रोक टोक?
इसके लिए एक और मास्टर स्ट्रोक खेला गया। यूनिवर्सिटी में जो भी ईमानदार अधिकारी थे जो इन फर्जी बिलों को पास करने से मना करते थे, उन्हें हटा दिया गया। और उनकी जगह अपने लोगों को लाया गया? हाँ, ओम प्रकाश और जितेंद्र कुमार जैसे लोगों को वहां लाया गया ताकि इस पूरे खेल को आसानी से चलाया जा सके। देखिए, ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे सिस्टम के भीतर बैठे लोग उसको अपने ही फायदे के लिए हैक कर लेते हैं। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में एक और मामला है जो इससे भी बड़े नेटवर्क की तरफ इशारा करता है। आप दिसंबर 2020 वाले प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, जो अल्पसंख्यक छात्रों के लिए केंद्र सरकार की योजना थी। ये घोटाला बहुत विशाल था, झारखंड, बिहार, असम, पंजाब तक फैला था। लेकिन सीबीआई की जांच की शुरुआत गया से ही हुई थी। बांके बाजार ब्लॉक वाला केस, मनु भारती पब्लिक स्कूल। इस मामले में जमीनी हकीकत और कागजी दावों के बीच का अंतर बहुत डरावना था। सही कहा। जब जांच अधिकारी उस स्कूल के पते पर पहुंचे तो वहां क्या था? कोई स्कूल नहीं था। एक सुनसान खेत के बीच में आधा पेंट किया हुआ बस एक 2 मंजिला ढांचा खड़ा था। वहां हॉस्टल या बच्चों के रहने की जगह का कोई नामो निशान तक नहीं था। पर कागजों की दुनिया में ये एकदम फल फूल रहा था। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि कागजों पर इस स्कूल के 128 छात्रों को हॉस्टल में रहने वाला छात्र दिखाया गया था, ताकि मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल सके। बिल्कुल। हर साल 10,700 रुपए की हाईएस्ट स्कॉलरशिप वसूली जा रही थी उनके नाम पर। और इस तरह का काम कोई एक आदमी अकेले आराम से बैठकर तो कर नहीं सकता। वही तो, बिना पूरे इकोसिस्टम के केंद्र सरकार का फंड एक सुनसान खेत में बनी आधी अधूरी इमारत के नाम पर निकालना इम्पॉसिबल है। इसमें मिडलमैन थे, बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे, स्कूल का स्टाफ और यहाँ तक कि वेरिफिकेशन करने वाले अधिकारी भी मिले हुए थे। एफआईआर में एक बाबर अली नाम के शख्स का जिक्र बहुत विस्तार से है ना? हाँ, उसने खुद को इस स्कूल का नोडल ऑफिसर बताया और जिला कल्याण पदाधिकारी के पास जाकर सारे फर्जी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आसानी से जमा कर दिए। और सबसे बड़ी बात, सिस्टम ने उन डॉक्यूमेंट्स को सच मानकर पैसे भी जारी कर दिए। ये दिखाता है कि जब हमारी वेरिफिकेशन की प्रोसेस सिर्फ कागजों तक रह जाती है तो सिस्टम की कमजोरियों का कितनी आसानी से फायदा उठाया जा सकता है। पर देखिए, जालसाजों का दुस्साहस सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है जी। वो सिस्टम की जो मनोवैज्ञानिक कमजोरियां हैं और ऊंचे पदों का डर है, उसका भी बाखूबी इस्तेमाल करते हैं। अक्टूबर 2022 की घटना ले लीजिए, किसी बॉलीवुड फिल्म जैसी लगती है। अभिषेक अग्रवाल वाला केस ना, जिसमें व्हाट्सएप कॉल की थी। हाँ, इस जालसाज ने अपनी पहचान छुपाकर सीधे राज्य के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी यानी बिहार के डीजीपी एसके सिंघल को कॉल कर दिया और वहां उसने खुद को पटना हाईकोर्ट का जज बताया। ये अपने आप में दुस्साहस की एक नई सीमा है। एक जालसाज सीधे डीजीपी को कॉल करना और जज बनकर धौंस जमाना। और इसके पीछे का मकसद यह था, वो एक आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार जो पहले गया के एसएसपी थे, उनके खिलाफ एक शराब माफियाओं के साथ मिली भगत के केस को रफा दफा करवाना चाहता था। उसने जज के फोन का डर बनाकर डीजीपी पर दबाव डालने का प्लान बनाया, फर्जी सिम कार्ड यूज किया और सिर्फ व्हाट्सएप कॉल का सहारा लिया ताकि ट्रेस न हो सके। लेकिन चूक कहाँ हुई, उसने धौंस जमाने के चक्कर में बार बार व्हाट्सएप कॉल्स की। अब एक हाई कोर्ट का जज किसी एक केस के लिए डीजीपी को बार बार कॉल करे, ये थोड़ा असामान्य लगता है। डीजीपी को भी वही शक हुआ। बिल्कुल। और उस शक के आधार पर जब उन्होंने इकोनॉमिक ऑफेंसिव यूनिट यानी ईओयू को गुपचुप तरीके से जांच सौंपी तो पूरा सच सामने आ गया और वो जालसाज पकड़ा गया। देखिए, ऊंचे पदों के डर का एक और बहुत गंभीर मामला है जो हाल ही का है, अगस्त 2024 का। ये साइबर ठगी का वो रूप है जो बताता है कि पढ़े लिखे और आहा समाज के प्रतिष्ठित लोग भी कैसे डर का शिकार हो जाते हैं। गया के जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर एएन रॉय, उनके साथ जो हुआ, हाँ, साइबर ठगों ने कोई टेक हैकिंग नहीं की इस बार, बल्कि उनके दिमाग को हैक किया। उन्होंने डॉक्टर को फोन करके खुद को सीबीआई अधिकारी बताया। डिजिटल अरेस्ट वाला मामला। एग्जैक्टली। एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि डॉक्टर के अकाउंट का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हो रहा है। डर इतना हावी हो गया कि समाज में नाम खराब होने के डर से डॉक्टर ने पैसे भेजने शुरू कर दिए। एक मशहूर डॉक्टर हो के भी सोचने समझने की शक्ति गवा बैठे। हाँ। कितने पैसे ट्रांसफर किए थे? 31 जुलाई से 5 अगस्त के बीच सिर्फ 6 दिनों के अंदर 4 करोड़ 40 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। बाप रे, 4 करोड़ 40 लाख। हाँ, और जब तक उन्हें एहसास हुआ कि वो शिकार बन चुके हैं, पैसा गायब हो चुका था। पुलिस जांच में बाद में पता चला कि इस
भारी रकम को गायब करने के लिए ठगों ने 123 अलग-अलग बैंक अकाउंट्स का जाल बिछाया हुआ था। ये तो पक्का एक हाईटेक साइबर क्राइम सिंडिकेट का काम है। लेकिन इन करोड़ों के हाईटेक और इंस्टीट्यूशनल घोटालों के बीच हमें उस जमीनी धोखाधड़ी को भी नहीं भूलना चाहिए जो आम नागरिक झेलता है। हाँ, 2018 की एक कानूनी शिकायत इसका प्रमाण है। गया के मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी की अदालत में विजय पासवान ने एक शिकायत दर्ज कराई थी। विजय ने जमीन खरीदने के लिए राजकुमार यादव को एडवांस दिया था ना? बिल्कुल, 2 लाख रुपए का एडवांस था। पर समय बीतने के बाद भी ना तो जमीन मिली और ना ही पैसे वापस आए। जब दबाव डाला तो यादव ने उसे पंजाब नेशनल बैंक का एक चेक थमा दिया। और वो चेक बाउंस हो गया होगा? वही तो, क्योंकि जिस अकाउंट का वो चेक था उसे पहले ही ब्लॉक किया जा चुका था। एक तरफ 4 करोड़ की ठगी है और दूसरी तरफ 2 लाख रुपए के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता है एक आम आदमी। धोखाधड़ी की ये अलग-अलग रूप दिखाते हैं कि सिस्टम में हर जगह सेंधमारी हो रही है। और अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो हमें सिस्टम के उस ब्लैक होल का असली आकार दिखाई देता है। आप जुलाई 2025 की उस CAG रिपोर्ट की तरफ इशारा कर रही हैं। जी, जैसे जैसे उस रिपोर्ट के पन्ने पलटते हैं, व्यवस्था के वित्तीय अनुशासनहीनता की एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर सामने आती है। किसी भी इकोनॉमी के लिए ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। उसमें 70,000 करोड़ से ज्यादा का हिसाब गायब होने का जिक्र है। बिल्कुल। रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2024 तक राज्य में 49,649 यानी 49,649 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स, जिन्हें हम यूसीज कहते हैं, वो जमा ही नहीं किए गए। हाँ, इन यूसीज का मतलब होता है जब सरकार पैसा देती है काम के लिए तो काम के बाद एक सर्टिफिकेट देना होता है कि पैसा सही जगह लगा। एग्जैक्टली। पर इन पेंडिंग सर्टिफिकेट्स का टोटल वैल्यू 70,877.61 करोड़ रुपए है। अगर इतने बड़े खर्च का रसीद ही नहीं है तो ये फंड डाइवर्जन की एक बहुत बड़ी जमीन तैयार करता है। और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा पंचायती राज विभाग का है। उनका कितना पेंडिंग है? अकेले 28,154.10 करोड़ रुपए। हाँ, अब देखिए, यहाँ एक जरूरी बात ऐड करनी होगी। हमारा इस डीप डाइव में किसी पार्टी या पॉलिटिकल विचारधारा को सपोर्ट करने का कोई इरादा नहीं है। हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं। बिल्कुल, हमारा काम सिर्फ रिपोर्ट के तथ्य सामने रखना है। पर एक कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है। जब ये रिपोर्ट आई तो चुनाव से ठीक पहले विपक्ष के नेता, विशेषकर तेजस्वी यादव ने इसे जोर शोर से उठाया। उन्होंने इसे सीधे तौर पर 70,000 करोड़ का घोटाला कहा। और इसे डबल इंजन सरकार की सबसे बड़ी विफलता बताया। वहीं जो सत्ता पक्ष था उसने इसे एक नॉर्मल प्रोसेस जिले बताकर अपना बचाव किया। यह राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। लेकिन हम अगर सिर्फ फैक्ट्स पे फोकस करें तो अकाउंटिंग के नजरिए से देखा जाए तो ये सिर्फ राजनीति नहीं है। ये सीधे तौर पर बिहार ट्रेजरी कोर्ट के रूल 271E का खुला उल्लंघन है। और इसमें एक और चीज थी, माइनर हेड 800 का इस्तेमाल। हाँ, अकाउंटिंग की दुनिया में माइनर हेड 800 एक तरह का मिसलेनियस खाता होता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ बहुत रेयर कंडीशंस में होना चाहिए, जब खर्च को किसी और हेड में ना रखा जा सके। पर इन्होंने क्या किया? इन्होंने 148.77 करोड़ का खर्च और 1,051 करोड़ से ज्यादा की प्राप्तियां बिना किसी क्लियर क्लैरिफिकेशन के इसमें डाल दी। ये खर्च छुपाने का बहुत आसान तरीका है। एक चीज और हैरान करती है कि बजट खत्म करने की एक अजीब सी जल्दबाजी इस रिपोर्ट में दिखाई देती है। मार्च 2024 में जब साल खत्म होने वाला था तब 1,041 करोड़ रुपए के 1,648 एडवांस AC बिल्स निकाले गए। हाँ, और ये पैसा निकाल तो लिया गया, लेकिन उनके खर्च का हिसाब बताने वाले DC बिल्स जमा ही नहीं किए गए। और एक बड़ा आंकड़ा लोकल फंड्स डिपॉजिट का है। वहां क्या मिला? वहां 30,017.64 करोड़ रुपए बिना खर्च किए पड़े हुए हैं। यानी कागजों पर दिखा दिया कि पैसा विकास के लिए चला गया, पर असल में वो बैंक अकाउंट में पड़ा है। बिल्कुल, ये खर्च को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का एक क्लासिक तरीका है। अब अगर इस 70,000 करोड़ के फिगर को हम थोड़ा जमीन पर लाएं और पंचायत लेवल के माइक्रो उदाहरणों से जोड़ें तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। हमारे पास 2015 की एक CAG रिपोर्ट का एग्जाम्पल है। पटना के दुल्हिन बाजार वाला केस, ग्राम पंचायत सिंघी का। वहां 13वें वित्त आयोग के फंड से पंचायत सचिव और मुखिया ने मिलकर 6 लाख रुपए निकाले थे विकास के नाम पर। लेकिन जब ऑडिट हुई तो कैश बुक में सिर्फ 1 लाख दर्ज थे, बाकी 5 लाख सीधे गायब। एक और केस बेगूसराय पंचायत समिति का है। वहां सोलर स्ट्रीट लाइट लगानी थी,
उन लाइट्स का सरकारी रेट लगभग 29,000 से 30,000 के बीच था। लेकिन उन्होंने महंगी खरीदी होंगी। हाँ, खुले बाजार से 43,700 रुपए पर पीस खरीदी गई। इस एक प्रोजेक्ट में 47.43 लाख रुपए का सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है जो वहीं खत्म हो गई। फरवरी 2026 यानी हाल ही का एक मामला है, मसूरी ब्लॉक के पंचायत सचिव रमाकांत गिरी पर। हाँ, मोकामा ब्लॉक में 15वें वित्त आयोग के फंड्स के गबन का आरोप है, 1.06 करोड़ रुपए का, जो जल निकासी और सड़क के लिए आना था। बिना ऑडिट के सारा पैसा गायब हो गया। अब ये सारे मामले अगर देखें तो इसके पीछे एक खास पॉलिसी चेंज का बहुत बड़ा हाथ लगता है। आप 2014 वाले नियम की बात कर रहे हैं? हाँ, डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट उस दौर का जिक्र करती है जब बिहार सरकार ने पंचायत सदस्यों को, खासकर मुखियाओं को, एक कानूनी संरक्षण दिया था, इस तर्क पर कि बीडीओ जैसे अधिकारी उन्हें परेशान करते हैं। नियम ये बदला गया कि अब किसी मुखिया पर एफआईआर करनी हो तो सीधे पंचायती राज मंत्री की परमिशन चाहिए और जांच कम से कम एसडीओ रैंक के अधिकारी करेगा। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या इस कानूनी ढाल ने विकास के काम को आसान और ट्रांसपेरेंट बनाया या फिर भ्रष्टाचार के लिए एक सेफ हाईवे बना दिया? जो आरटीआई एक्टिविस्ट उस वक्त इसका विरोध कर रहे थे, उनका डर तो सच ही साबित हुआ। जूनियर अधिकारियों की नजर हटने से अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई। और वही सोलर लाइट घोटाला, जिसमें लगभग 800 मुखिया एक साथ जांच के घेरे में आए थे, वो इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? आज की इस चर्चा से एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि टैक्स का जो पैसा आम जनता की भलाई के लिए है, वो किन दरारों से लीक हो रहा है। चाहे वो फर्जी सीबीआई बनकर किसी डरे से भरे इंसान से 4 करोड़ लूटना हो या फिर 70,000 करोड़ रुपए के यूसी सर्टिफिकेट्स का गायब होना। धोखाधड़ी सिर्फ पैसों की चोरी नहीं है, ये एक मानसिकता है जो हर लेवल पर अपना रास्ता ढूंढ लेती है। बिल्कुल। ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इसलिए जरूरी है ताकि हम सिस्टम से सही सवाल पूछ सकें। और इस पूरी चर्चा को समेटते हुए इन डॉक्यूमेंट्स के आगे जाकर एक विचार और मेरे दिमाग में आता है। वो क्या? देखिए, आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। हर रुपए का अपना एक डिजिटल फुटप्रिंट होता है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। सही बात है, फिर भी 70,000 करोड़ का पता नहीं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारी ये इतनी आधुनिक तकनीकें, ये इतने एडवांस्ड अकाउंटिंग सिस्टम्स और डैशबोर्ड्स, क्या ये वाकई में भ्रष्टाचार को पकड़ने में मदद कर रहे हैं या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इन मैसिव डेटा और कागजी भूल भुलैया ने असली घोटालों को छुपाना और आसान बना दिया है? वही तो, क्या इस पूरी डिजिटल दुनिया ने व्यवस्था को ट्रांसपेरेंट बनाने के बजाय इन चोरों को पहले से ज्यादा स्मार्ट और अदृश्य बना दिया है? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो दिमाग में काफी देर तक घूमेगा। तकनीक ने रास्ता आसान तो किया है, पर शायद धोखाधड़ी के नए रास्ते भी खोल दिए हैं। हाँ। तो दोस्तों, आज के इस विस्तृत विषय पर चर्चा के लिए बस इतना ही। जी। द डीप डाइव को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।